मेरे YouTube चैनल पाठशाला बाई किरण मैम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी छात्र छात्राओं को मेरा शुभ आशीर्वाद कि आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे मिले ज्ञान से आप लाभ उठाइए, अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कीजिए। बस मेरी यही उम्मीद है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से अधिक लाभ उठाएंगे। मैंने देखिए इसके पहले हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान इसका पार्ट 1 डाला था, तो उसमें बहुत सारा छूट गया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। फिर मैंने उसे वहीं पे स्किप कर दिया था, तो मैं आगे पार्ट 2 डाल रही हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समृद्ध, विवृत, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत, इन सब के बारे में। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। अब इसके कई खंड हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, लेकिन यहाँ पर हम जो है वर्ण विचार का पार्ट 2 डाल रहे हैं। वर्ण विचार पार्ट 2, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अघोष, सघोष, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अघोष, सघोष या घोष, सघोष या घोष। अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सभी हमारे जो वर्णमाला के वर्ण हैं उसी के अंतर्गत आते हैं। और क्या पढ़ेंगे? विभिन्न प्रकार से स्वरों का भेद, स्वरों का भेद। अब इसमें देखिए क्या है, मुखाकृत के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जीभ के स्थान के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर, तो कई प्रकार से हैं जिसको हम अलग अलग करके इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले अघोष और सघोष के बारे में पढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अघोष वर्ण में स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन ये सभी जो 5-5 के क्रम में हम लोग लिखते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, चाचा, जा, झैया, टाठा, डाढ़ा, ताथा, दाधना और पापा, वा, माँ, ये 5 जो है पंचवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनको और क्या कहते हैं? और हम लोग कहते हैं पंचवर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन वर्ण। अब इसका जो है पहला और दूसरा वर्ण जो 5-5 के क्रम में लगते हैं, पंचवर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष होता है। पहला और दूसरा अघोष होता है। इसके बाद श, 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 यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श अघोष में आता है। अब देखिए जब यहाँ पे पहला और दूसरा निकल गया तो पंचवर्गीय व्यंजन का हमारे पास क्या बचा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण यानी कि क, ख इधर आ गया, ग, घ, अंगा, च, छ घोष हो गया, जा, झा, या जो है वो घोष हो गया। तो सभी का पहला और दूसरा जितने पंचवर्गीय व्यंजन हैं वो अघोष हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो सभी घोष या सघोष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श ये अघोष में आ जाता है। उसके बाद देखो अंतस्थ व्यंजन और हा। अब यहाँ पे उस व्यंजन में हा बचाना
अंतस्थ व्यंजन में कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है हमारा या, रा, ला, वा और हा। इसके बाद सभी स्वर यानी 11 स्वर जो हमारे होते हैं वो सभी जो है वो सघोष में आते हैं। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यानी कि जिसको बोलने में प्राणवायु कम निकलती है और जिसको बोलने में प्राणवायु अधिक निकलती है वो महाप्राण है। अब अल्प प्राण में देखते हैं। अल्प प्राण में है 1, 3 और 5 यानी पंचवर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। जैसे हम लिखते हैं, समझ लीजिए हमने लिखा का, खा, गा, घा और अंगा, तो इसका पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा जो है क्या हो गया? ये हो गया अल्प प्राण। अब पहला, तीसरा, पांचवा जब अल्प प्राण हो गया तो कौन सा हमारे पास बचा? दूसरा और चौथा और पहला, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो है वो हो जाएगा हमारा महाप्राण। यहाँ पे हमारा बच्चा दूसरा और चौथा, तो ये महाप्राण हो गया, ये अल्प प्राण हो गया, यानी दूसरा और चौथा। तो इस तरह से सभी पंचवर्गीय व्यंजन जितने हैं इसका पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण हो जाएगा। और अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण है। अंतस्थ और सभी स्वर यहाँ पर जो है क्या है? यहाँ पर ऊष्मीय व्यंजन जितने हैं श, श, श और हा, ये जो है ये महाप्राण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा। अंतस्थ व्यंजन जो है वो अल्प प्राण में आएगा, ऊष्मीय व्यंजन जो है महाप्राण में आएगा और सारे स्वर यहाँ पर जो है वो अल्प प्राण में आएंगे और यहाँ जो है वो स्वघोष में आएंगे। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं क्या हुआ, अघोष कौन सा है? यहाँ पे हो गया 12 और श, सा, सा यानी तीनों श हो गया और इसमें हो गया स्वघोष में 345, अंतस्थ प्लस हा प्लस सभी स्वर। इस तरह से इस ट्रिक से हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एक एक शब्द पढ़ने में तो बड़ा समय लग जाएगा और परीक्षा जब देनी है तो परीक्षा में हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन है, उसी को हम पढ़ें, क्योंकि हमें वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें क्या है, मेन चीज़ें पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कौन कौन से भेद होते हैं। ये हम पहले शुरू में पढ़ा चुके हैं वर्णमाला में, लेकिन फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं। इसलिए पहला क्या है, मात्राओं के आधार पर। मात्राओं के आधार पर, तो मात्राओं के आधार पर तो 3 प्रकार का है, फिर मात्राओं के आधार पर, और दूसरा है जो है वो जीभ के स्थान के आधार पर, उसके बाद तीसरा है मुखाकृत के आधार पर, चौथा है ओष्ठाकृत के आधार पर और पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो 5 प्रकार से स्वरों के भेदों को बांटा गया है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं लाइन से, ताकि आसानी से हम लोग को समझ में आता रहे। देखिए क्या है मात्राओं के आधार पर। मात्राओं के आधार पर स्वर के भेद, तो ये कौन कौन से हैं मात्राओं के आधार पर? पहला है लघु, ह्रस्व और एक मात्रिक और मूल स्वर। तो ये 4 नाम है। चारों नाम से यदि पूछा जाए तो हमारे वर्ण कौन से आएंगे? अ, ई, उ और री। इसके बाद जो है दीर्घ है,
दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर में हो गया जो है ए, आए, ओ, आओ, आ, ई, ऊ और ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 वर्ण जो हैं, देखिए लघु या मूल इसमें कितने आए? 4 आए। अब दीर्घ में कुल मिलाकर 7 है, लेकिन ये जो 3 हैं ये सजातीय हैं, सजातीय दीर्घ हैं, क्योंकि इसमें ये कैसे बने हैं? आ प्लस आ से आ बना है, ई प्लस ई से ई बना है, ऊ प्लस ऊ से ऊ बना है। और यहाँ पर इसके अलग अलग हैं। ये जो है ए बना है, आ प्लस ई से ए बना है, आ प्लस ए से ओ बना है, आ प्लस ऊ से, और औ बना है आ प्लस ओ से। अब इसके बाद एक हुआ प्लुत वर्ण, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिस या त्रिमात्रिक, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक, यानी जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। दीर्घ को द्विमात्रिक भी कहते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक भी कहते हैं, और जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओ, राम, इस तरह के शब्द जो होते हैं, तो ये जो है त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जीभ के स्थान के आधार पर। दूसरा है जीभ के स्थान के आधार पर, आधार पर। अब इसमें भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा हो गया? अग्र यानी आगे का, मध्य यानी बीच का, और पश्च यानी पीछे का। तो अग्र यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ के आगे के स्थान का प्रयोग होता है वो अग्र स्वर हो गए, और जिसका मध्य, जब जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है तो मध्य हो गया, और जो पीछे के भाग से उच्चारण करते हैं तो वो जो है वो पश्च हो गया। अब अग्र में क्या क्या है, कौन कौन से वर्ण है? अग्र में है ई, ए और ऐ, ये 4 वर्ण हैं। और मध्य में केवल आ है, केवल आ, और इसके बाद जितने भी बचे वो सारे पश्च भाग से उच्चारित होते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ और औ। ये जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुख्य 10 है, इसलिए 10 ही का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। बाकी तो अयोगवा में अंग और आ गया, और री, चूँकि री में रा जो है वो स्वर है, स्वर और व्यंजन मिला करके री का उच्चारण हो रहा है, मूल शब्द माना जाता है, लेकिन अग्र, पश्च या मध्य में ऐसे में कहीं भी री का उच्चारण स्थान, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए अग्र, पश्च, मध्य जो भाग बांटे गए हैं इसमें कहीं भी री का जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरा देखिए मुखाकृत के आधार पर। तीसरा भेद हमारा है, पहला मात्राओं के आधार पर, दूसरा जीभ के स्थान के आधार पर, और तीसरा है मुखाकृत के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। अब इसमें जो है 4 प्रकार के होते हैं।
पहला है समृत, अर्ध समृत, अर्ध समृत, फिर विवृत और अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। तो इस तरह से ये चार भाग हमारे जो है, चार प्रकार जो है वो मुखाकृत के आधार पर, यानी इनको बोलते समय हमारे मुख की आकृति कैसी बनती है उसके आधार पर है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए समृत में है ई और उ, ई उ और उ। समृत, समृत में ई उ और अर्ध समृत में आएगा ए और ओ। विवृत में आएगा आ और अर्ध विवृत में आएगा आ, आए, आओ। तो अर्ध विवृत में 3 वर्ण आएंगे। विवृत में आ आएगा, अर्ध समृत में ए ओ आएगा और समृत में ई ओ आएगा। अब इसको जो है हम एक चार्ट बनाते हैं जिसके माध्यम से हम दोनों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, जीभ के स्थान के आकार पर और मुखाकृत के आधार पर। इसको देखें, हम बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। अलग अलग भी हमने बता दिया है और ऐसे भी देखिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अग्र, यहाँ पे मध्य और यहाँ पे पश्य, और यहाँ पे है समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ पे अग्रभाग से ई का उच्चारण हुआ और ये समृत में ई है, तो अग्रभाग और समृत यहाँ पर हम इसको ऊपर लिख लेते हैं जिससे समझने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे लिख देते हैं अग्र, मध्य और पश्य। ठीक है। अब समृद्ध भी है, अग्र भी है, कौन सा? ई। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यानी कि ये समृद्ध भी है और अग्र भी है। ओ देखिए पश्य भी है और समृद्ध भी है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ और पश्य भी। अब ए और ओ, अब ए जो है अग्रभाग में है और अर्ध समृद्ध है, ये जो है अग्रभाग में है और अर्ध समृद्ध है। ए जो है ये अर्ध विवृत है, अर्ध विवृत है ए। अब इसी तरह से ओ जो है वो पश्य भाग में है लेकिन अर्ध समृद्ध है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे ओ। इसके बाद विवृत में आ है और यहाँ पे पश्य भाग में है, तो आ हो गया। अब हो गया आ जो है मध्य भाग में है और यहाँ पे अर्ध विवृत है, तो यहाँ पे हमने आ लिख लिया। अब देखिए आय हो गया औ जो है वो विवृत में है और यहाँ पे पश्य भाग में है, तो यहाँ पे औ। अब इस तरह से हमारे सारे वर्ण लिख लिए गए। ये एक चार्ट हमने बना दिया है, इससे भी आप आसानी से दोनों समझ सकते हैं कि जो दोनों में जहाँ पर है उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। देखिए समृद्ध अग्रभाग, पश्य भाग, मध्य भाग, तो यहाँ पे समृद्ध में ई हो गया और पश्य भाग में उ हो गया। अर्ध समृद्ध में ए हो गया और औ हो गया। विवृत में
है आएगा केवल। देखिए इसमें दो तो बहुत ही आसान है एक ही एक वर्ण में, मध्य में केवल अ है और विवृत में केवल आ है। अर्धविवृत में ऐ, अ और ओ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ओष्ठाकृत के आधार पर। अगला है चौथा है ये प्रकार ओष्ठाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत का मतलब हुआ ओठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठाकृत के आधार पर ये सभी हम स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं। आधार पर यानी कि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ की आकृति कैसी बनती है। तो इसमें केवल दो है, एक है वृत्तमुखी और एक है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब जिन वर्णों को बोलते समय हमारे ओंठ जो है वो गोल गोल से हो जाते हैं उच्चारण करते समय, तो उन्हें जो है वृत्तमुखी। वृत्त मतलब क्या होता है? गोल। तो वृत्तमुखी। और दूसरा है अवृत्तमुखी, यानी जिसको बोलते समय हमारे वर्णों का उच्चारण करते समय ओंठ हमारे पूरी तरह से गोल रूप धारण नहीं कर सकते हैं। तो वृत्तमुखी अवृत्तमुखी यानी गोले के आकार से वर्णों का उच्चारण होता है, होंठ हमारे गोल से हो जाते हैं, और अवृत्तमुखी जिसको बोलते समय गोल होंठ हमारे गोल से नहीं होते हैं। तो इसमें है उ ऊ, वृत्तमुखी में उ ऊ ओ और औ। ये चार वर्ण वृत्तमुखी में आ गए। तो अवृत्तमुखी में बाकी जितने बचे वो सारे आ जाएंगे हमारे। तो इसमें आ क्योंकि जब आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह हमारा पूरा खुल जाता है, आधा खुलता है अ में और आ में पूरा खुल जाता है। फिर जो है ई और ई, ए और ऐ। तो ये जो है हमारा वृत्तमुखी अवृत्तमुखी हो गया। अब इसके बाद जो है एक आखिरी है उच्चारण स्थान के आधार पर। ये पांचवा है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, उच्चारण स्थान यानी कि बोलते समय हमारी जीभ किस किस स्थान को छूती है, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर जो है वो स्वरों के भेद हैं। अब इसमें जो है कंठ, तालु, होष्ठ और मूर्धा, कौन कौन सा स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। तो इस तरह से देखिए कंठ से कौन कौन से वर्ण हम उच्चारित करते हैं। कंठ से आ, कंठ से आ और आ। तालु से ई और ई। ओष्ठ से उ और मूर्धा से री। अब देखते हैं, देखिए कंठ और तालु मिलाकर, देखिए अ और ई मिलाकर के ए का उच्चारण होता है, ए का, और आ और ए मिलाकर ए का उच्चारण होता है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। कंठ तालु, इसको क्या कौन से है? कंठ तालु। और इसी तरह से आ और उ मिलाकर के ओ का उच्चारण होता है। आ और उ मिला करके ओ का उच्चारण होता है, और आ और ओ मिला करके औ का उच्चारण होता है। तो इसका स्थान है कंठोष्ठ। उच्चारण स्थान क्या कहलाता है इसका? कंठोष्ठ। यानी कंठ और होष्ठ, कंठ प्लस होष्ठ कंठोष्ठ हो गया, और कंठ पर प्लस तालु कंठ तालु हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वरों के भेद को जाना कि
किस तरह से जो है ये जो है ये कंठोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि स्वर जो हैं देखने में तो हमारे केवल 11 ही स्वर हैं, लेकिन उन 11 स्वरों के कितने भेद हैं और कितने प्रकार से हैं। अब इस सभी से जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है। एक बार हम लोग फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में अघोष और सघोष क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, अघोष और सघोष। ये है 12 345 यानी पंचवर्गीय वर्णों का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष में है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अंतस्थ प्लस प्लस सभी स्वर। और अघोष में क्या हो गया, श स सा प्लस हो जाएगा। फिर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या है, अल्प प्राण में है 1 3 5 यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, और दूसरा और चौथा वर्ण। ये जो है पंचवर्गीय व्यंजन का है, क ख ग घ अंगा। और उसके बाद 135 अंतस्थ प्लस सभी स्वर, 24 और ऊष्म। इतना याद कर लीजिए। अल्प प्राण और महाप्राण बिल्कुल आपका एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और विभिन्न प्रकार से स्वरों के भेद, ये कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर। उसी और इसमें जो है अलग अलग कौन जो है कि कौन कौन से अ, ई, उ और री, ये हमारा जो है ये मूल स्वर है। और दीर्घ स्वर में 2 तरह के हैं। अगर कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो कुल संख्या 7 है, लेकिन संयुक्त स्वर, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए, ऐ, ओ को और क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और ये सजातीय स्वर हैं, सजातीय दीर्घ, सजातीय दीर्घ स्वर। ये आपस में एक जैसे वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए सजातीय दीर्घ कहलाते हैं। और दीर्घ में पूछा जाएगा तो 7 लिखेंगे, सजातीय दीर्घ आएगा तो 3 लिखेंगे, और संयुक्त स्वर आएगा तो 4 लिखेंगे, अगर नंबर पूछ लिया गया तो। और किसके मेल से बने हैं ये हमने नीचे लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है, तो ये जो है प्लुत स्वर कहलाते हैं। ओम हो गया, राम हो गया, कोई भी जो वर्ड हम खींच के थोड़ा पढ़ते हैं तो वो जो है प्लुत वर्ण में आते हैं, प्लुत स्वर में आते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों का भेद कौन कौन सा है, अग्र, मध्य और पश्च। मध्य में केवल अ है, इसको हम याद कर लें, ई, ए, ऐ अग्र से याद कर लें, तो बाकी जो बचे हमारे वो सारे जो है वो पश्च भाग में आ जाते हैं। इसी तरह से देखिए मुखाकृत के आधार पर समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। ये जो है समृत में ई, उ, अर्धसमृत में ए और ओ, विवृत में आ, और अर्धविवृत में अ, आए और औ, ये वर्ण आते हैं। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है जिससे आप ये दोनों आसानी से समझ सकते हैं। उष्टाकृत के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं इन स्वरों का तो हमारे मुख की आकृति, होठों की आकृति थोड़ा गोल सी हो जाती है, इसलिए वृत्त, वृत्त शब्द का अर्थ ही होता है गोल। वृत्त मतलब गोल, तो गोल गोल जैसा मुंह बनता है, तो इसीलिए इसको जो है वृत्तमुखी कहते हैं। इसमें उ, ओ और औ है। बाकी जो अ, ई, ऐ बचे वो अवृत्तमुखी में आ गए। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालु, होंठ और मूर्धा 4 स्थान है। 4 स्थानों से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ये जो उच्चारण स्थान के आधार पर है, इसको जब मैंने व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ाया है तो उसमें भी पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, और ये जो है मात्राओं के आधार पर ये भी है, ये दोनों आपको उसमें भी मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप एक साथ देखें। तो जब दोनों एक साथ देखेंगे तो वर्णमाला से कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ जाएगा तो आप तुरंत जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वर्णमाला से सारे क्वेश्चन मैंने इसी इत्ते में समझा दिया है।
कंठ जो है, कंठ यानी गले से, तालु यानी तालु से, और ओष्ठ मतलब होंठ से। मूर्धा, मूर्धा तो समझते ही है, जो दांत के ऊपर वाला स्थान होता है, मूर्धा से। तो मूर्धा से केवल री का उच्चारण होता है। उसके बाद कंठ से जो है वो अ, तालु से ई, और ओठ से उ। तो कंठ तालु, ये ए का उच्चारण कंठ तालु दोनों से होता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है अ ई से मिलाकर होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और आ और ए से जो है, आ और ए से ए का जो है वो उच्चारण मतलब मेल से बनता है। आ और ए के मेल से ए बनता है। तो इसलिए कंठ और तालु को मिलाकर ए और ए का उच्चारण होता है, और कंठ और होष्ठ को मिलाकर कंठोष्ठ यानी कि ओ और औ का उच्चारण होता है। ये इसका पूरा यहाँ पे। अब इस अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे शब्द विचार। अब वर्ण विचार खत्म हो गया, शब्द विचार यानी शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, उसके कौन कौन से भेद हैं, शब्दों के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि शब्द विचार काफ़ी लंबा है, उसमें कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं नए विषय के साथ। और इसको आप लोग बहुत पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। दोनों पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पूरा व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण मिलाकर, और इसमें जो है आपको स्वर है, स्वरों से पूरा कंप्लीट है। ठीक है।